अब बच्चों बात करेंगे कृषि की। तो सल्तनत काल में देश की आबादी का अधिकांश जो भाग था, जो अधिकांश लोग थे, वो किसान थे। लेकिन किसानों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा नहीं था। किसान बहुत मेहनत करते थे, लेकिन जीवन स्तर उनका बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा नहीं था। यानी किसान बहुत अमीर नहीं थे। कारण क्या था? एक तो अकाल पड़ते थे, अकाल पड़ने से अक्सर फसलें नष्ट हो जाती थी। दूसरा, आए दिन युद्ध होते रहते थे। इन बातों के कारण किसानों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और इन सब के अलावा जो गांव के अधिकारी होते थे, वो कभी कभी अपने पद का दुरुपयोग करते थे। और दुरुपयोग कैसे करते थे कि वो साधारण किसानों को अपने हिस्से की मालगुजारी, यानी अपने हिस्से का राजस्व अदा करने के लिए मजबूर करते थे। राजस्व बच्चों आपको याद होगा, भूमि पर लगाए जाने वाले कर को राजस्व कहते हैं। तो ये जो अधिकारी थे, ये गांव के साधारण किसानों को अपने हिस्से की मालगुजारी देने के लिए मजबूर करते थे। अब बच्चों व्यापार और उद्योग धंधे। तो मुस्लिम विजय ने उद्योग और वाणिज्य व्यापार में कोई बाधा नहीं डाली। यानी जो व्यापार, जो उद्योग चलते आ रहे थे पहले से, वही चलते रहे। कारीगर और जो शिल्पी थे, उन्होंने भी अपने पुराने पेशों को, यानी पुराने कामों को बरकरार रखा। उन्हीं कामों को वो करते रहे। इन कारीगरों और शिल्पियों के औजार भी वैसे ही रहे जैसे पहले थे। लेकिन साथ ही साथ नए काम करने वाले कारीगर वर्ग भी उत्पन्न हो गए। तो ये नए कारीगर वर्ग कौन थे? बर्तनों पर कलई करने वाले लोग, घोड़े की नाल और रकाब बनाने वाले लोग, और कागज बनाने वाले कारीगर वर्ग जो थे, ये उत्पन्न हो गए। इसके अलावा सल्तनत काल में देश में कई शाही कारखाने थे। ये सभी शाही कारखाने सुल्तानों द्वारा दिल्ली में स्थापित किए गए थे, और इनको सुल्तानों ने फारस देश की तकनीकी के अनुसार स्थापित कराया था। यानी ये शाही कारखाने फारस देश की तकनीकी के अनुसार सुल्तानों ने दिल्ली में स्थापित करवाए थे। कारखानों में बनता क्या था? तो कारखानों में राज्य की ज़रूरत की चीज़ें बनती थीं, राज परिवार की ज़रूरत की चीज़ें बनती थीं, और दरबारी लोगों की ज़रूरत की चीज़ें बनाई जाती थीं। अब है बच्चों व्यापार और उद्योग धंधे। मुद्रा के क्षेत्र में सल्तनत काल में सुधार हुए। बच्चों आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि इल्तुतमिश ने चांदी के टंके और तांबे की जीतल नामक मुद्राएं चलाई थीं। तो चांदी के टंके और तांबे की जीतल मुद्राओं का प्रचलन शुरू हुआ। जब मुद्राओं में सुधार हुआ तो व्यापार का भी विकास हुआ, और जब व्यापार का विकास हुआ तो शहरों का और शहरी जीवन का भी विकास हुआ। बच्चों आप जानते हो कि खेती बाड़ी का काम, कृषि का काम गांवों में किया जाता है, व्यापार और उद्योग धंधों का काम शहरों में किया जाता है। तो जब मुद्रा में सुधार हुआ तो व्यापार में सुधार हुआ, व्यापार में सुधार होने से शहर और शहरी जीवन का विकास हुआ। बंगाल और गुजरात के जो शहर थे, ये अपने उत्तम कपड़े, सोने चांदी के काम के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। बंगाल का सोनार और ढाका कच्चे रेशम और मलमल के लिए प्रसिद्ध था। यानी ढाका और सोनार में बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत अच्छी उन्नत किस्म का कच्चा रेशम तैयार होता था और मलमल बनता था। बच्चों 13वीं और 14वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा भारत में लाए गए चरखे से वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन आया। हम पिछले पाठों में पढ़ चुके हैं कि जो चरखा था वो मुसलमानों द्वारा भारत में लाया गया था। तो इस चरखे के द्वारा वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में बहुत अच्छा तकनीकी परिवर्तन आया। चरखे के चलन शुरू होने से कपड़े का जो उत्पादन था वो बढ़ गया, यानी कपड़े के उत्पादन में सुधार हुआ, और भारत में बना हुआ कपड़ा लाल सागर और फारस की खाड़ी के जो आसपास के देश थे उनमें बहुत प्रसिद्ध था। पेड़ पौधे और खनिज स्रोतों से जो रंग प्राप्त होते थे, उनसे कपड़ों की रंगाई का कार्य किया जाता था। यानी कपड़ों को रंगने के लिए जो रंग थे वो कहाँ से प्राप्त होते थे? पेड़ पौधों से और खनिज स्रोतों से। अब है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है जो व्यापार दूसरे देशों के साथ किया जाता है। तो सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जल और थल दोनों ही मार्ग से किया जाता था। यानी स्थल से भी किया जाता था और समुद्र के रास्ते भी किया जाता था। भारत कुछ वस्तुओं का निर्यात करता था और कुछ वस्तुओं का आयात करता था।
यानी कुछ वस्तुएं वो दूसरे देशों में बेचता था और कुछ वस्तु ऐसी थी जिन्हें भारत दूसरे देशों से खरीदता था। तो निर्यात, चर्म यानी चमड़े और धातु से बनी वस्तुएं, फारसी डिज़ाइन के गलीचे प्रमुख थे। चीन को भारतीय कपड़ा भी निर्यात किया जाता था, यानी भारत चमड़े और धातु से बनी वस्तुएं, फारसी डिज़ाइन के गलीचे और कपड़े निर्यात करता था, दूसरे देशों को भेजता था। कुछ चीज़ों का आयात होता था, यानी कुछ चीज़ें दूसरे देशों से खरीद के भारत मंगाई जाती थी, जिनमें था पश्चिमी एशिया से साटन का कपड़ा मंगाया जाता था, कांच के बर्तन मंगाए जाते थे, बहुमूल्य धातु भी मंगाई जाती थी। घोड़े भी दूसरे देशों से अच्छी नस्ल के घोड़े मंगाए जाते थे। चीन से कच्चा रेशम मंगाया जाता था और चीनी मिट्टी के बर्तन भी मंगाए जाते थे, यानी भारत साटन के कपड़े, कांच के बर्तन, बहुमूल्य धातुएं, घोड़े, कच्चा रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन आयात करता था। अब है बच्चों यातायात। दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ होने में यातायात और संचार का विकास हुआ, यानी सल्तनत जब सुदृढ़ होती गई तो यातायात और संचार का भी विकास हुआ। यद्यपि उस समय आधुनिक उपकरणों का ज्ञान लोगों को नहीं था। परिवहन के साधन के रूप में कुलियों का इस्तेमाल होता था, जानवरों का इस्तेमाल होता था, चक्के वाली गाड़ियों और बैलगाड़ियों का भी खूब प्रयोग होता था। और सवारी के लिए बच्चों, सवारी के लिए घोड़े, टट्टू, खच्चर, ऊंट और कभी कभी गधों का भी इस्तेमाल किया जाता था। नदियों में नावों द्वारा आने जाने के लिए, नदियों को पार करने के लिए नावों का प्रयोग होता था और समुद्र को पार करने के लिए जलयानों का प्रयोग किया जाता था।